तो हम लोग बात कर रहे थे किसी गैस के द्वारा किए गए वर्क डन के बारे में। ठीक है, आपको बताया गया था कि भाई वर्क डन जो है वो इंटीग्रेशन पीडीवी के बराबर होगा, या उसको ऐसे भी बता सकते हैं कि पीवी ग्राफ के नीचे जो एरिया बाउंड किया जाएगा वो एरिया के बराबर वर्क डन होगा। ठीक है, अब हम ये बात यहाँ पर एक बताते हैं कि वर्क डन बाय गैस डिपेंड्स ऑन प्रोसेस थ्रू विच गैस इज टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ध्यान दीजिए, किसी गैस को आज एक इनिशियल स्टेट में हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें गैस का कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है। अब गैस को कुछ हम एक्सपेंड कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कुछ गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या हो गया कि गैस एक नई स्टेट में पहुंच गई। उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ बदल गए। पहले थे P1 V1 T1, बाद में हो गए P2 V2 T2। हाँ, तो गैस को जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाएंगे तो गैस के द्वारा किया गया वर्क कैलकुलेट किया गया। अब ये पता चला कि जो वर्क डन है वो उस प्रोसेस पर डिपेंड करेगा जिस प्रोसेस के थ्रू गैस को इनिशियल से फाइनल स्टेट ले जाया गया। क्या मतलब, ये देखिए, आपने गैस के साथ कुछ चेंजेस किए। जब भी गैस के साथ कोई चेंज करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदलते हैं, तो हम कहते हैं हम गैस के साथ प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसेस किया कोई, और गैस शुरुआत में इनिशियल स्टेट में थी। इस समय जो भी प्रेशर है, वॉल्यूम है, P1 V1, टेम्परेचर कुछ T1 होगा। फिर यहाँ से गैस को दूसरी स्टेट, फाइनल स्टेट में ले गए। यहाँ पहुँच कर प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। अब यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए एक बार गैस को हम इस प्रोसेस से ले गए, प्रोसेस 1। फिर हमने कहा नहीं, हम 1 से नहीं ले जाएंगे, हम कोई दूसरा प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो ये हो गया प्रोसेस 2, ये हो गया प्रोसेस 3। तो आई से अब ले जाने के हज़ारों रास्ते हो सकते हैं। तो हमने कहा कि हज़ारों प्रोसेस हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं जिससे आप गैस को आई से अब तक ले जाएं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 ये प्रोसेस बताए। अब मैं ये बात कहूँगा कि जो वर्क डन बाई गैस है इस प्रोसेस में 1 में, 2 में, 3 में, वो बराबर नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। अलग अलग प्रोसेस में गैस के द्वारा किया गया वर्क अलग अलग होगा। ये बात कैसे कही जा रही है? देखो, पीवी ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। अगर तुम ये पहले वाले प्रोसेस से जाओगे तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा, ठीक है, वो देखिए वो डेल्टा W1 हो जाएगा। दूसरे से जाओगे तो इसके नीचे का जो एरिया है वो डेल्टा W2 हो जाएगा। तीसरे से जाओगे तो इसके नीचे का जो एरिया है वो डेल्टा W3 हो जाएगा। अब इतनी बात तो सबको समझ में आ ही रही है कि अगर आप ये आई से एफ तक जाओगे तो भाई मेरे, अगर 1 से जाओगे तो 1 के नीचे यहाँ तक जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा होगा, 2 के नीचे जो एरिया है वो कम होगा, और 3 के नीचे जो एरिया है वो सबसे कम होगा। हाँ, तो जब एरिया सबसे ज़्यादा तो वर्क भी सबसे ज़्यादा, एरिया कम तो वर्क कम, एरिया सबसे कम वर्क भी कम। तो अलग अलग प्रोसेस जो हैं उनसे ले जाने पर ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो अलग अलग है। इसका मतलब गैस के द्वारा किया गया वर्क भी अलग अलग है। ओके, चलिए, तो ये लिख दिया हमने। अब आते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। क्या कहता है? ये कोई गैस है और इस गैस जो है, इसके सैंपल जो है उसके साथ कुछ हम प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस मतलब कुछ चेंज कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर जो गैस है इसको कुछ हीट सप्लाई करी। हाँ ठीक है, इधर उधर आग लगा दी तो क्या हुआ कि कंटेनर की दीवारों के थ्रू बाहर से हीट आई कुछ। अच्छा, तो सराउंडिंग्स के द्वारा, बाहर वालों के द्वारा गैस को दी गई हीट है डेल्टा Q। ये लिख भी दिया है, हीट गिवन टू गैस बाई सराउंडिंग्स। ओके, अच्छा, हीट देना मतलब एनर्जी देना है। समझो इतनी एनर्जी बाहर वालों ने गैस को दी। अब गैस को जब हम गर्म कर रहे थे, कुछ हीट दे रहे थे, तो उस दौरान मान लो गैस का कुछ वॉल्यूम चेंज हो गया, गैस कुछ एक्सपेंड हो गई या कंप्रेस हो गई, जो भी है। तो इसका मतलब मान लीजिए गैस एक्सपेंड हुई है तो गैस वर्क करेगी बाहर वालों पर। तो गैस के द्वारा इस प्रोसेस के दौरान बाहर वालों पर, सराउंडिंग्स पर किया गया वर्क है डेल्टा W, वर्क डन बाई गैस ऑन सराउंडिंग्स। अच्छा, डेल्टा Q हीट, ये भी एनर्जी का ट्रांसफ़र है। इतनी एनर्जी बाहर से अंदर आई।
डेल्टा डब्ल्यू ये वर्क डन भी एनर्जी के ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो अंदर वालों ने बाहर पे, गैस ने बाहर वालों पे डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया, मतलब गैस ने बाहर वालों को डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी दी। ये गैस, बाहर वालों ने गैस को डेल्टा क्यू एनर्जी दी और गैस ने बाहर वालों को डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी दी। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि बाहर से जो हीट ली है वो ज़्यादा थी, मान लो गैस ने बाहर से हीट ली 200 जूल और गैस ने बाहर जो एनर्जी दी, यानी गैस ने बाहर वालों पर जो वर्क किया वो था 130 जूल। तो ऐसे सोच सकते हो कि बाहर से 200 जूल एनर्जी मिली और 130 जूल आपने बाहर फेंक दिया। अब सोचो मेरे को तुम 200 जूल एनर्जी दो और 130 जूल मैं वापस बाहर फेंक दूँ, तो नेट मेरे पास 70 जूल एनर्जी बच जाएगी। यस, वो क्या होगा, वो एनर्जी मेरे अंदर रह जाएगी, गैस के अंदर रह गई, तो उससे क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो इस गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ डेल्टा यू, वो कितना हो जाएगा 70 जूल। देखा आपने, 200 जूल एनर्जी बाहर से मिली, 130 जूल इसने बाहर फेंक दी, तो बाकी 70 जूल गैस के पास बच गया और वो गैस अपने अंदर स्टोर करेगा। तो अपने अंदर किस फॉर्म में स्टोर करेगा, किसी भी गैस के पास अपनी जो एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो यस, गैस की इंटरनल एनर्जी में 70 जूल का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, हमने ये बात यहाँ पर समझा दी, ये कुछ वैल्यू लेके। अब डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, ठीक, ये डेल्टा यू लिख दिया, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। और अब हम इन तीनों के बीच में एक रिलेशन लिखते हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। देख लीजिए, डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। बिल्कुल सिंपल, गैस की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा, जितना बाहर से हीट ली माइनस जितना गैस ने बाहर वालों पर वर्क किया, 200 माइनस 130, क्या बचेगा 70। ओके, 200 माइनस 130, 70 जूल। तो ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एक्चुअल में एनर्जी का कंजर्वेशन है और कुछ नहीं है कि इधर से कुछ एनर्जी आई उधर चली गई तो हमारे पास कितनी बच गई, बस। ये एनर्जी के कंजर्वेशन को लेकर स्टेटमेंट है, इसमें कोई खास बात नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी याद रखते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसको उधर ले आओ। बिल्कुल सही बात है। ऐसे सोच सकते हो कि 200 जूल हीट तुमने गैस को दी बाहर वालों ने, उसमें से 130 जूल तो इसने बाहर फेंक दी, 70 जूल अपने पास संभाल के रख ली, तो 200 बराबर 200 बराबर 70 प्लस 130, खत्म। अगर कहीं पर स्मॉल चेंजेस हो रहे हो, आपने किसी गैस के साथ चेंजेस किए लेकिन बहुत छोटे छोटे चेंजेस किए, उसको आपने हीट दी बहुत ज़रा सी, गैस का एक्सपेंसन हुआ बहुत ज़रा सा, तो ज़रा से छोटे छोटे चेंजेस, तो उनको लेके आप क्या करते हैं, ऐसे फर्स्ट लॉ लिख लेते हैं, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। वो तो कोई बात ही नहीं है, जहाँ स्मॉल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर डेल्टा की जगह ये डी आ जाता है। हाँ, ये तो मालूम ही हमें। अब आगे देखते हैं कि आप किसी गैस को एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले जा रहे हैं, सही है, और इनिशियल से फाइनल स्टेट तक ले जाने में कई प्रकार के प्रोसेस गैस के साथ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो गैस को सराउंडिंग्स से हीट मिलेगी, या ये कह लो सराउंडिंग्स जो गैस को हीट देंगी, कौन, डेल्टा क्यू, ये हीट प्रोसेस पर डिपेंड करेगी। क्या मतलब, आप किसी गैस को एक इनिशियल से फाइनल स्टेट तक ले जाना चाहते हैं। अब ये इनिशियल से फाइनल तक ले जाने के लिए गैस के साथ हमने ये प्रोसेस किया 1, अच्छा, फिर हमने कहा नहीं हम 1 प्रोसेस नहीं करेंगे, हम दूसरा प्रोसेस करेंगे, तो हम फिर इनिशियल से फाइनल ले गए, दूसरा प्रोसेस 2, फिर कहा ये भी नहीं करेंगे, तीसरा 3। तो अलग अलग प्रोसेसेस से गैस को आई से अब तक पहुंचाने के दौरान बाहर वालों के द्वारा गैस को दी गई जो हीट है वो सेम नहीं होगी, अलग अलग प्रोसेस में हीट अलग अलग मिलेगी। अच्छा, चलो देखते हैं क्या मतलब भाई, लिखा देखो पहले पढ़ लेते हैं। डेल्टा क्यू डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्रोसेस थ्रू विच गैस इज टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा गैस को इनिशियल से फाइनल तक ले जाया गया। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये इनिशियल से फाइनल तक ले जाने के 3 प्रोसेस दिखाए। अब मैं शो करूँगा कि इन तीनों प्रोसेस में बाहर वालों से गैस को जो हीट दी गई होगी वो अलग अलग होगी। कैसे, देखिए, सबसे पहले गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करिए। अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा, क्या वो प्रोसेस पर डिपेंड करेगा, नहीं। पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो सेम होगा। इसका रीज़न
रीज़न ये है कि जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी समय किसी भी स्टेट में गैस की इंटरनल एनर्जी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। हाँ सही है। तो आप अगर इनिशियल से फाइनल स्टेट तक गैस को ले जाएंगे तो ऐसे में अगर यहाँ टेम्परेचर है मान लो 300 केल्विन और यहाँ टेम्परेचर है 400 केल्विन या 300 या 400, तो चेंज कितना हुआ टेम्परेचर में? 100 केल्विन का। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज सिर्फ ये देखेगा कि टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ है। इस प्रोसेस से गए, इससे गए या इससे गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, हमने ऐसे पढ़ा हुआ ना, U बराबर F/2 nRT, डेल्टा U बराबर F/2 nR डेल्टा टी। तो डेल्टा U डेल्टा टी पर डिपेंड करेगा, यानी यहाँ से यहाँ जाने में टेम्परेचर में चेंज पर डिपेंड करेगा। प्रोसेस कौन सा था इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तीनों जो रास्ते हैं इससे जाने पर डेल्टा U सेम मिलेगा। वर्क डन वो अलग अलग होगा, इससे जाओगे ज़्यादा वर्क डन होगा, इससे कम, इससे और कम। क्यों? वर्क डन नीचे एरिया क्यों हिसाब से देखोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आपने कहा यार ऐसा है, जो हीट हम गैस को सप्लाई कर रहे हैं उसका क्या है? डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो आप अगर ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ तीनों के लिए सेम है और ये सब के लिए अलग अलग है, तो डेल्टा Q भी सबके लिए अलग अलग ही होगा। क्यों भाई? इसको जोड़ के ही तो आप डेल्टा Q निकालोगे। आप ऐसे सोचो, मान लो डेल्टा U था 100, डेल्टा U क्या था? 100, 1 के लिए भी 100, 2 के लिए भी 100, 3 के लिए ये 100, और डेल्टा W इसके लिए था 400, इसके लिए था 300 और इसके लिए था 200। अब अगर आप डेल्टा Q निकालेंगे, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो पहले रास्ते से जाओगे तो डेल्टा U तो 100 है और ये है 400, तो 100 और 400 मिला के कितना हो जाएगा? 500। डेल्टा Q1 हो गया 500। डेल्टा Q2 के लिए इस रास्ते से जाने पे ये और ये को जोड़ो, ये है 100 और ये है 300, तो 100 300 मिला के 400, ये 400 हो गया। और डेल्टा Q3 इससे गए तो डेल्टा U तो है 100 और डेल्टा W है 200, तो 100 प्लस 200 मिला के हो जाएगा 300। तो ये हो गया आपका 500, ये हो गया 400, ये हो गया 300। तो डेल्टा U की वैल्यू तो सेम है बट डेल्टा W अलग अलग है, इसीलिए डेल्टा Q भी अलग अलग होगा। मैं देखो वैल्यू लिखता हूँ, जैसे डेल्टा U है 100 और डेल्टा W वो है 400, 300 और 200। चलो ये और ये को जोड़ के डेल्टा Q कितना आएगा? 500। इसको जोड़ के कितना आएगा? 400 और इसको जोड़ के क्या आएगा? 300। देख लो डेल्टा Q सेम आया, तीनों प्रोसेस के लिए अलग अलग आया, तो हम बताएंगे अलग अलग आया। तीनों प्रोसेस के लिए डेल्टा Q अलग अलग है। तो डेल्टा Q जो है वो आपका डिपेंड करता है प्रोसेस पर, डेल्टा W वो भी प्रोसेस पर डिपेंड करता है, डेल्टा U वो प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये बहुत पॉपुलर और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी है जो अभी यहाँ बताएगी। ठीक, तो एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार क्लास रोक के ठीक से इसको पढ़ लीजिए। तो ये हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में ज़रा फिर से बात कर रही है, हालांकि हम पहले बता चुके हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमने इंटरनल एनर्जी का नाम लिया फिर से, तो हम थोड़ा सा इसको दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि सारी बातें बताई जा चुकी है बट फिर से, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अभी ये देखो, ये किसी गैस की इंटरनल एनर्जी के लिए ये फार्मूला होता है F/2 nKT या F/2 PV या F/2 nRT। यस, अगर तुमसे कोई ये कहे कि गैस की इंटरनल एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो हम बताएंगे गैस की इंटरनल एनर्जी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, गैस का नेचर क्या है? F, अरे भाई गैस मोनोएटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, अलग अलग प्रकार की गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है। तो गैस का नेचर अगर अलग है तो U के लिए U की वैल्यू भी अलग अलग आ सकती है। अमाउंट ऑफ गैस, हाँ ठीक है, देख लो गैस के कितने मोल यानी कितने अमाउंट है, कितना अमाउंट है आपके पास, उस पर U डिपेंड करेगा। और तीसरी चीज़ टेम्परेचर ऑफ गैस, सिंपल दिख रहा है, U डिपेंड कर रहा है T पर। टेम्परेचर कम तो U कम, टेम्परेचर बढ़ा दोगे U बढ़ जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी गैस का एक गिवन सैंपल है, मान लीजिए आपको दे दिया कि 10 मोल ऑक्सीजन है आपके पास। अब 10 मोल ऑक्सीजन को लेके आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, कभी
उसको गर्म करते हो, कभी ठंडा करते हो, कभी एक्सपेंड करते हो, कभी कंप्रेस करते हो, जो भी करना है वो कर रहे हो। तो जब कोई गिवन सैंपल होगा तो भाई 10 मोल अगर ऑक्सीजन दे दोगे तो मुझे, और उसके साथ मुझसे कहोगे ये प्रोसेस करो वो प्रोसेस करो, तो अमाउंट तो फिक्स हो गया 10 मोल, और नेचर भी गैस का फिक्स हो गया, ऑक्सीजन डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स हो गई। तो जब गिवन सैंपल की बात करोगे तो एन और एफ क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड। तो इन दैट केस यू डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ गैस के टेम्परेचर पर। तो आमतौर पर क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी के लिए इस टाइप का एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है कि ऐसे कहते हैं लोग कि गैस की इंटरनल एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो हम बताते हैं कि गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो वैसे तो ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, बट होता ये है कि आप जब नॉर्मली वर्क कर रहे होते हो तो किसी गिवन सैंपल ऑफ गैस के लिए डिस्कशन हो रहा होता है कि 10 मोल ऑक्सीजन है या 4 मोल हीलियम है, ये तो दे दिया ना, तो वो दे दिया तो ये फिक्स हो गए। तो फिर आप कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। चलो, किसी गैस का आज कुछ कंडीशन है, स्टेट है जिसमें गैस का टेम्परेचर है T1, फिर टेम्परेचर हो गया T2, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो गया, डेल्टा यू बराबर F/2 NR डेल्टा टी। अरे भाई डेल्टा यू बराबर U2 - U1, इस समय का F/2 NR T2, F/2 NR T1 घटाओगे F/2 NR कॉमन, इसमें हो जाएगा T2 - T1 यानी डेल्टा टी। अच्छा, तो हम इसको देख के कहते हैं कि किसी गिवन सैंपल ऑफ गैस के लिए डेल्टा यू डिपेंड करता है किस पर, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर पर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्रोसेस थ्रू विच गैस इज टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ये उस प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेगा जिसके द्वारा गैस को इनिशियल से फाइनल स्टेट तक ले जाया जाएगा। चाहिए, बात समझ में आ गई हमारे। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो है वो ग्राफ अगर दिखाया गया, यहाँ से यहाँ गए, ये स्टेट से ये स्टेट गैस को ले गए, तो अगर इस प्रोसेस से ले गए, इससे ले गए या इससे ले गए, किसी भी प्रोसेस से ले जाओ, अगर शुरुआती टेम्परेचर है 300, फाइनल टेम्परेचर है 500, तो डेल्टा टी हो गया 200। तो डेल्टा टी इसके लिए सबके लिए सेम है 200, तो डेल्टा टी सबके लिए सेम है, तो डेल्टा यू भी सबके लिए क्या होगा, सेम। डेल्टा यू प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेगा, अलग अलग प्रोसेस के लिए डेल्टा यू सेम रहेगा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, बट बहुत ज़रूरी चीज़ है, बार बार इसका इस्तेमाल होता रहता है, इसलिए फिर से कही गई है। चलो आगे बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ठीक है, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है मामला वो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपके पास कोई कंटेनर में कोई भी गैस का सैंपल था, अब तुमने क्या किया, उस गैस के नंबर ऑफ मोल देखे n, अब गैस को डेल्टा क्यू हीट दिया तुमने, दे दिया, गैस के टेम्परेचर में चेंज हो गया, हाँ ठीक है चेंज हुआ, कितना, डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा टी में रिलेशन लिखा गया ऐसे, डेल्टा क्यू बराबर NC डेल्टा टी। n हो गए गैस के नंबर ऑफ मोल्स, और जो C है ये हो गई गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऊपर नाम लिखा ही हुआ है। डेल्टा क्यू हीट गिवन टू गैस, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, समझे। तो ये गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब किसी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, तो पहले ज़रा क्लास रोक के इसको ठीक से एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, सी डिपेंड करता है किस चीज़ पर, मैं डेल्टा क्यू बराबर NC डेल्टा टी बताया ना अभी। तो सी डिपेंड करेगा गैस के नेचर पर और टाइप ऑफ प्रोसेस। गैस का नेचर मतलब गैस मोनोटॉमिक है, डाइटॉमिक है, पॉलीटॉमिक है, मतलब गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। और दूसरा टाइप ऑफ प्रोसेस, इनिशियल से फाइनल स्टेट तक ले गए तो कौन से रास्ते से ले गए, पहले से, दूसरे से, तीसरे से। ठीक, हमने कहा थोड़ा समझा दिया जाए कि भाई सी इन दोनों चीज़ों पर कैसे डिपेंड कर रहा है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि गैस को डेल्टा क्यू हीट दी, टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो डेल्टा क्यू बराबर NC डेल्टा टी। हाँ, तो C बराबर डेल्टा क्यू बाई N डेल्टा टी लिख लो, लिख लिया। फर्स्ट लॉ लगाओ, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब अलग अलग कर दो, डेल्टा क्यू U बाई N डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई N डेल्टा टी। अब देखिए
डेल्टा यू होता है F/2 डेल्टा यू F/2 NR डेल्टा टी अपान N डेल्टा टी प्लस डेल्टा W/N डेल्टा टी। अब देखो ये इसमें N डेल्टा टी कट जाएगा और F/2R बच जाएगा। यस, तो ये तो हो गया C की वैल्यू में पहला टर्म F/2R, और दूसरा डेल्टा W/N डेल्टा टी। अब ध्यान दीजिए, ये टर्म बता रहा है कि C की वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस पर। नेचर ऑफ गैस मतलब मोनोटॉमिक, डाईटॉमिक, पॉलीटॉमिक। भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम F इस बात पर डिपेंड करता है कि गैस मोनोटॉमिक है या डाईटॉमिक है, तो C भी फिर गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात यहाँ है डेल्टा W। अब आप अगर किसी गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट अलग अलग प्रोसेस से लेके जाओगे तो वर्क डन तो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग होता है ना, वो नीचे एरिया अलग अलग, पहले रास्ता दूसरा तीसरा, है ना। तो जब वर्क डन अलग अलग होगा, वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा? प्रोसेस पर, तो C भी प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। तो छोटी सी बात हम ध्यान रखते हैं कि किसी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। एक गैस का नेचर क्या है और दूसरा गैस के साथ प्रोसेस कौन सा किया जा रहा है। देख लो यहाँ आ गया C बराबर F/2R, इधर ये यहाँ F डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये गैस के नेचर यानी गैस मोनोटॉमिक है डाईटॉमिक है, इस पर डिपेंड करने वाली चीज़ है। तो C का गैस के नेचर पर डिपेंडेंस आ गया। और डेल्टा W यानी वर्क डन, ये टाइप ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। अलग अलग प्रोसेस के लिए डेल्टा W अलग अलग, तो फिर C प्रोसेस पर डिपेंड करना ही करना है। सही है। अगर आप किसी गैस के गिवन सैंपल की बात कर रहे हैं, फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ गैस, ठीक है, तुमने मुझे वही 10 मोल ऑक्सीजन दे दी, कहा सर ऐसा है 10 मोल ऑक्सीजन है, जरा इसके लिए करो भाई काम, और जरा C की C की वैल्यू डिस्कस करो। तो मैं कहूँगा यार तुमने मुझे तो गैस दे ही दी ना, अब एक बार ऑक्सीजन दे दी तो ऑक्सीजन ही रहेगी, कोई हीलियम तो बन नहीं जाएगी। हाँ, तो गैस का नेचर फिक्स हो गया, तो गैस का नेचर फिक्स हो गया तो C किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ प्रोसेस पर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही है तो सिर्फ इतना बोल देते हैं कि C प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि किसी गिवन सैंपल की बात हो रही है। सही है। चलिए, अब मैंने कहा भाई ऐसा है, ये देखो ये किसी गैस का एक इनिशियल स्टेट था, कुछ था प्रेशर, वॉल्यूम, कुछ टेम्परेचर था P1, V1, T1। यहाँ से गैस को दूसरी स्टेट में ले गए। हाँ, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। अब यहाँ से यहाँ ले जाने में कई प्रोसेस इस्तेमाल किए जा सकते थे, पहला, दूसरा, तीसरा। हमने कहा हम इनको लेके ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर इससे जाएं या इस प्रोसेस को इस्तेमाल करें या इस प्रोसेस को इस्तेमाल करें तो टेम्परेचर में चेंज सेम होगा। अरे भाई शुरुआती टेम्परेचर है 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर है 500 केल्विन, तो यहाँ 300 यहाँ 500, तो डिफरेंस डेल्टा T 200 ही तो हुआ। अब तुम 1 से जाओ तो 2 से जाओ तो 3 से जाओ तो डेल्टा T तो तीनों प्रोसेस के लिए सेम ही है। अच्छा, डेल्टा T सेम है तो डेल्टा U भी सेम होगा। क्यों? डेल्टा U होता है F/2 NR डेल्टा T, तो भाई डेल्टा T सेम तो डेल्टा U भी सेम। और ये अलग से भी बताया आपको कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो टाइप ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है। अब वर्क डन पे आ जाओ। क्या तीनों रास्तों से जाने पर वर्क डन सेम मिलेगा? नहीं, वर्क डन होता है PV ग्राफ के नीचे का एरिया, ये पहले वाले के नीचे एरिया ज़्यादा है, दूसरे के नीचे कम, तीसरे के नीचे सबसे कम। तो वर्क डन पहले रास्ते से सबसे बड़ा, दूसरे से जाओगे दूसरा प्रोसेस यूज़ करोगे तो वर्क डन थोड़ा कम होगा, तीसरा प्रोसेस इस्तेमाल करोगे तो गैस के द्वारा किया गया वर्क डन और कम हो जाएगा। सही है। अब आ जाओ डेल्टा Q पे। डेल्टा Q यानी कि हीट सप्लाइड टू गैस। हाँ सही है। तो देखिए जो पहला प्रोसेस है, दूसरा है, तीसरा है, इसमें आप अगर डेल्टा Q देखेंगे तो फर्स्ट लॉ लगाओ, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब डेल्टा U तो सबके लिए सेम है लेकिन डेल्टा W वो अलग अलग है, तो जिसके लिए डेल्टा W सबसे बड़ा उसके लिए डेल्टा Q सबसे बड़ा। पहला प्रोसेस, दूसरा, तीसरा, पहले में डेल्टा Q सबसे बड़ा होगा, दूसरे में उससे कम, तीसरे में सबसे कम। ठीक है। और अब आ जाइए C पर। C बराबर डेल्टा Q बाई N डेल्टा T। तो भाई जिस प्रोसेस के लिए डेल्टा Q ज़्यादा है, भाई डेल्टा T तो सबके लिए सेम ही है ना, डेल्टा T तो तीनों प्रोसेस के लिए सेम है।
अमाउंट ऑफ गैस, कोई फिक्स अमाउंट ऑफ गैस की बात हो रही है, कोई गिवन सैंपल की बात हो रही होगी, तो n और डेल्टा टी तो सेम है, और डेल्टा क्यू वो इसके लिए सबसे बड़ा, तो सी सबसे बड़ा, डेल्टा क्यू छोटा दूसरे के लिए तो सी छोटा, डेल्टा क्यू सबसे छोटा तीसरे के लिए तो सी सबसे छोटा। तो पहले प्रोसेस के लिए सी सबसे बड़ा होगा, दूसरे के लिए सी उससे छोटा होगा, तीसरे के लिए सी सबसे छोटा होगा। ठीक है। तो हम ये बात बताते हैं कि डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो प्रोसेस तो हजारों लाखों प्रकार के किए जा सकते हैं किसी गैस के साथ, तो सी की वैल्यू उनके लिए अलग अलग होगी। और याद रखना है सी की वैल्यू -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेस। किसी प्रोसेस के लिए सी 0 भी हो सकता है, किसी के लिए +100 हो सकता है, किसी के लिए +500 हो सकता है, किसी के लिए -300 हो सकता है, सी पॉजिटिव भी हो सकता है, सी निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, एनी वैल्यू, ठीक है। ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से प्रोसेस पर, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है गैस में चेंजेस लाने के लिए। अच्छा, अब ये बार बार प्रोसेस, अच्छा ये तो अब ये इसको हमने ऐसा कुछ बात नहीं कही कि इसको हम बताएं कि ये वो, तो हम अलग अलग प्रोसेस के लिए देख सकते हैं, सी अलग अलग आता है। ये तो बस याद रखने वाली एक बात है, किसी -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब हम बार बार बात कर रहे हैं टाइप ऑफ प्रोसेस की, तो किसी गैस के साथ हम कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने हमेशा से नाम सुने होते हैं, कौन कौन से? आइसोबारिक प्रोसेस, यस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हाँ बिल्कुल। तो ये सब प्रोसेस जो हैं इनके बारे में अलग से डिस्कस किया जाता है, ये स्पेशल प्रोसेस हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हजारों प्रकार के प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, इन स्पेशल प्रोसेसेस की बात अलग कर लेते हैं और बाकी और लोगों की बात अलग से कर ली जाती है, ठीक है। तो हम लोग जो है पहले इस क्लास को रोकते हैं और जितनी चीज़ आपके सामने अभी लिखी हुई है इसको ज़रा ठीक से पढ़ के समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी गैस के साथ एक प्रोसेस की, जिसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें गैस के साथ कुछ चेंजेस किए जाते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि चेंज जो भी किया जाएगा वो प्रेशर और टेम्परेचर में तो होगा, लेकिन वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा नहीं लेना है कि एक गैस है उसका वॉल्यूम 5 लीटर है, अब उसके वॉल्यूम को 5 लीटर से बढ़ा के 10 लीटर कर दिया और 10 लीटर से फिर वापस 5 लीटर कर दिया। ऐसे केस की बात नहीं कर रहे हैं कि शुरुआत और एंड वाला वॉल्यूम सेम हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं हो रही। ये कहा जा रहा है कि पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम फिक्स रहना चाहिए। अगर शुरुआत में वॉल्यूम 5 लीटर था तो हमेशा वॉल्यूम 5 लीटर ही रहे गैस का, ना कभी भी ज़रा सा बढ़े ना घटे। तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ये देखिए वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। ये देखिए ये कोई गैस है, उसका सैंपल देखा, गैस का एक गिवन सैंपल था तो नंबर ऑफ मोल थे उसके n, यस। गैस का जो भी नेचर था ऐसे बता दिया था, कोई 10 मोल ऑक्सीजन है या 4 मोल हीलियम है, तो वो देख लिया कौन सी गैस है, मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक, व्हाटएवर, तो उसके हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम देख ली। आज गैस का वॉल्यूम में भी ये वॉल्यूम चेंज नहीं होना है, ठीक। और आज गैस का प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1। अब आपने गैस के साथ कुछ चेंजेस करने शुरू किए, वॉल्यूम को फिक्स रखते हुए किया, कुछ गैस को हीट दी, कुछ गर्म किया या ठंडा किया, व्हाटएवर कुछ भी कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि गैस का जो प्रेशर है वो P1 से बदल के P2 हो गया और टेम्परेचर T1 से बदल कर T2 हो गया, सही। हम किसी गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन कभी भी लगा सकते हैं, पक्का। तो शुरुआत करते समय आप गैस के लिए अगर PV बराबर nRT लगाएंगे तो इस समय क्या इक्वेशन लिखेंगे, P1V बराबर nRT1 और इस समय P2V बराबर nRT2, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
पी वी बराबर एन आर टी तो होता ही है, तो उसको ऐसे अरेंज कर लिया आपने, पी अपान टी बराबर एन आर अपान वी। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इस प्रोसेस के दौरान, तो गैस कांस्टेंट है ही, उसकी वैल्यू तो चेंज होने से रही, और नंबर ऑफ मोल वो भी फिक्स है क्योंकि एक गिवन सैंपल ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मोल फिक्स। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो हम कहेंगे प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा इस प्रोसेस के दौरान। तो शुरुआत करते समय प्रेशर और टेम्परेचर P1 अपान T1 रेशियो, तो बाद में P2 अपान T2, ये आपस में बराबर होंगे। किसी भी समय प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो इन्हीं के बराबर होगा। अच्छा, अब मैंने कहा भाई मैं एक काम करता हूँ, ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है P अपान टी बराबर एन आर अपान वी, इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ, P बराबर एन आर अपान वी इंटू टी। ये ऐसे क्यों लिखा है वो अभी हमने आगे एक ग्राफ बनाया है स्ट्रेट लाइन वाला यहाँ पर, तो उसके लिए ये बनाया लिखा है, अभी देख लेंगे। चलो खैर, अब इस प्रोसेस के दौरान हम गैस के लिए कुछ ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ। देखो भाई कैसा बनेगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ। शुरुआत करते समय गैस का प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V। अब जैसे जैसे चेंजेस हुए तो गैस का वॉल्यूम तो फिक्स रहा, प्रेशर P1 से बदल कर P2 हो गया। ये ग्राफ बन गया PV ग्राफ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। हाँ ठीक, अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाना चाहें, यस वो बना सकते हैं। देखिए वॉल्यूम को फिक्स रखते हुए टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो गया। हाँ सही है, ये भी सही। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, ये देखिए शुरुआत करते समय प्रेशर था P1 और टेम्परेचर था T1, थोड़ी देर के बाद प्रेशर हो गया P2, टेम्परेचर हो गया T2। P और T के बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो एक्सटेंड करने पर ओरिजिन से होके जाएगा। ये कहाँ से, ये इससे P और T का रिलेशन ये रहा, P बराबर एन आर अपान वी इंटू टी। ये Y बराबर एम एक्स एक तरीके का रिलेशन है, और Y बराबर एम एक्स अगर है तो उसमें एक्स एक्सिस पे कौन T, वाई एक्सिस पे कौन P, और y बराबर एम एक्स में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, ओरिजिन से होते हुए जाती है, तो बस वही ग्राफ है। बाकी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो गया तो प्रेशर P1 से बढ़ के P2 हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे करके ये बात याद रखते हैं कि हमारे ग्राफ कैसे बनते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान। और देखिए ये वाला जो ग्राफ बनाया प्रेशर और टेम्परेचर का, यही सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। इसमें इस ग्राफ का जो स्लोप है वो देखा जाता है। देखो ग्राफ की लाइन को आगे बढ़ाया, ओरिजिन से होके गई, इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा। ये है y बराबर एम एक्स, तो m कौन होता है, स्लोप ही तो होता है, तो ये कौन हो गया, tan थीटा। तो इस ग्राफ का स्लोप tan थीटा एन आर अपान वी के बराबर होगा। सही। अच्छा, बाकी एक छोटी सी ये यहाँ पर लिखी नहीं है तो लिख देते हैं कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। गैस को अगर गर्म करोगे सो दैट उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो तो प्रेशर भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, एक कंटेनर ले लो, उसमें गैस भर दो। अब कंटेनर में गैस भर दी, अब कंटेनर ऐसा है जिसकी दीवारें फिक्स हैं, तो कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकता। अब उसमें गैस को गर्म करो, गर्म करोगे, हीट दोगे तो गैस क्या टेम्परेचर बढ़ाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंटेनर में गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर प्रेशर दोनों इंक्रीज होंगे साथ में। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान गैस के द्वारा किए गए वर्क, गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज, गैस को दी गई हीट, इनको लेकर कुछ बातें लिखना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले वर्क डन बाय गैस। ये तो आपको शुरुआत से ही बताया गया है, स्टार्टिंग में बताया था कि वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम घटता है तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होता है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन बाय गैस 0 होता है। यस, आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान गैस के द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा। और ध्यान दीजिए इंटरनल एनर्जी में चेंज, जब गैस का टेम्परेचर बदल गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी तो बदल जाएगी। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, डेल्टा यू बराबर, अरे यू होता है F/2 nRT, तो डेल्टा यू F/2 nR डेल्टा टी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो प्रोसेस है इस दौरान गैस को हमने हीट कितनी सप्लाई करी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो।
डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जोड़ दो दोनों को, तो यही आ जाएगा F/2 डेल्टा टी। ठीक, अब हम एक बात यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है C, वो यहाँ पर लिखी जाएगी। अच्छा, तो हमने बताया ऐसे कि C बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। हाँ बिल्कुल, डेल्टा क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी, तो C बराबर डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो प्रोसेस है वो कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या खास बात होती है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तुमने वो लिख दिया यहाँ पे। ये इसलिए बताने के लिए लिखा है कि भाई आप जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के लिए जो C है उसको हमने स्पेशल सिंबल दिया CV। बहुत पॉपुलर है, सबने खूब पढ़ा होता है। जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए उसके साथ कोई प्रोसेस करते हो तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको CV से रिप्रेजेंट करते हो। यस, अब CV क्या होगा? अरे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू ये ऐसे यहाँ रख दो, रख दिया। CV कितना आ गया? एन डेल्टा टी से एन डेल्टा टी कट जाएगा, F/2R ही तो बचेगा। तो CV क्या? F/2R। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत पॉपुलर है, सब ने खूब पढ़ी होती है। ठीक है, तो एक बार क्लास को रोक लें और इसको एक बार पढ़ लें, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये CV जो है इसको हमने बताया ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे तो इसको पूरा बोलना चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट होता ही है कि जब गैस के लिए है बात हो रही है और C सिंबल यूज़ कर दिया तो सब लोग अपने आप समझ जाते हैं कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। डेल्टा क्यू बराबर NC डेल्टा टी, N नंबर ऑफ मोल, ठीक है, NC डेल्टा टी वाली। ठीक, CV की वैल्यू अभी हमने निकाली, CV कितना आया? F/2 कैपिटल आया, तो CV F पर डिपेंड करेगा, यानी कि CV डिपेंड करेगा गैस की नेचर पर। भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम तो गैस की नेचर पर डिपेंड करता है ना, कि गैस मोनोटॉमिक है, डाईटॉमिक है, पॉलीटॉमिक है, क्या है। तो जब F नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा है तो CV भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। मोनोटॉमिक गैस के लिए CV कुछ होगा, डाईटॉमिक के लिए कुछ और, पॉलीटॉमिक के लिए कुछ और। सही है। अच्छा, अभी हमने बात करी कि यार हम आइसोकोरिक प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लिखते हो डेल्टा क्यू बराबर NC डेल्टा टी। हाँ ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको ये पता है कि आप आइसोकोरिक प्रोसेस गैस के साथ करवा रहे हो, गैस का वॉल्यूम फिक्स रखते हुए उसे हीट दे रहे हो, उसका टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, और आप डेल्टा क्यू और डेल्टा टी के बीच का रिलेशन लिखना चाहते हो, तो डेल्टा क्यू बराबर NC डेल्टा टी तो लिखोगे, लेकिन उसमें C को क्या लिखोगे? CV। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो C क्या होता है ऐसे प्रोसेस के लिए? CV होता है। हाँ ठीक है। इंटरनल एनर्जी में चेंज F/2 डेल्टा टी, बिल्कुल। F/2R कौन होता है? CV। तो डेल्टा यू क्या लिखोगे? NCV डेल्टा टी। अब देखो ये इंटरनल एनर्जी में चेंज आपने लिखा है, कोई कह सकता है कि ये तो हम यार आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए डेल्टा यू ये हो गया। नहीं, ये किसी भी प्रोसेस के लिए। क्यों? अरे भाई मेरे, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो तो प्रोसेस पर डिपेंड ही नहीं करता है ना। प्रोसेस कोई भी ले लो तुम, हर प्रोसेस के लिए डेल्टा यू तो क्या रहेगा? सेम। हाँ, तो अगर आपने आज आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी लिख लिया है, तो कल को कोई और भी प्रोसेस कराओगे तो भी डेल्टा यू NCV डेल्टा टी ही लिखोगे। समझे? चलो ठीक है, U बराबर F/2 लिखते हैं तो अब U बराबर NCVT लिख लो, F/2R को CV लिख लो, कोई बात नहीं। ये इसलिए बता रहे हैं कि कहीं पर इंटरनल एनर्जी NCVT लिखी दिखाई दे सकती है, कहीं पर इंटरनल एनर्जी F/2 कहीं F/2 PV, तो वो तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम एक दूसरे प्रकार का प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं जिसको कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। एक गैस जो है उसका आज आपने देखा कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, अब उसके साथ कुछ चेंजेस कर रहे हैं और उस चेंजेस के दौरान उसके प्रेशर को बदलने नहीं दिया जा रहा है। प्रेशर नहीं बदलने दे रहे, वॉल्यूम बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, प्रेशर नहीं बदलेगा, फिक्स रहेगा।
फिर वही बात कहूँगा, ऐसा नहीं कि प्रेशर शुरुआत में 100 था, फिर बढ़ा के 150 किया, फिर वापस 100 पे ले आए, कहा देखो से प्रेशर तो सेम है। नहीं नहीं नहीं, शुरुआत और एंड में प्रेशर बराबर होने से काम नहीं चलेगा। पूरे प्रोसेस के दौरान हर पॉइंट पर प्रेशर फिक्स रहना चाहिए, कभी भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है। अच्छा, तो आइसोबारिक प्रोसेस को लेकर भी हम कुछ वैसी ही सब बातें कहेंगे, ग्राफ वगैरह बनाएंगे जो अभी आइसोकोरिक के लिए किया था। चलो, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, हाँ ठीक। आज एक गैस को देखा, उसका प्रेशर है P, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल N, डिग्री ऑफ फ्रीडम F। हाँ, कुछ चेंजेस किए इसके साथ, करा कुछ भी, जो भी है, गैस को एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया, वटेवर कुछ भी किया। तो प्रेशर तो P ही रहा, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, नंबर ऑफ मोल और डिग्री ऑफ फ्रीडम वो फिक्स है। क्यों? एक गिवन सैंपल ऑफ गैस के साथ काम किया जा रहा है ना। आज आपने मुझे 10 मोल ऑक्सीजन दे दी, तो अब मैंने 10 मोल ऑक्सीजन को ही तो यहाँ तक पहुँचाया है, चेंजेस किए। ना तो मैं मोल बदलूंगा कि जैसे आपने मुझे कहा ये 10 मोल ऑक्सीजन लेके इसको ज़रा गर्म करो, ठंडा करो, तो मैं थोड़ी ना करूँगा कि उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डालूंगा या निकालूंगा या ऑक्सीजन को बदल के हीलियम कर लूँगा। नहीं, तुमने जो गैस दी है उसी के साथ तो वर्किंग करनी पड़ेगी ना मुझे। तो गिवन सैंपल ऑफ गैस है, N और F तो फिक्स है। चलो, PV बराबर NRT, इस समय लगा सकते हो, यस। PV1 बराबर NRT1, इस समय लगा सकते हो, यस। PV2 बराबर NRT2। और इन जनरल PV बराबर NRT अगर लिखोगे तो ऐसे लिख लो उसको, V/T बराबर NR/P। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे T इधर ले आओ, V और P इधर ले आओ। अब इसमें प्रेशर फिक्स है, हाँ है, आइसोबारिक प्रोसेस। नंबर ऑफ मोल और गैस कांस्टेंट वो तो भी फिक्स है, ओवरऑल कांस्टेंट हो गया। तो V/T की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो शुरुआत करते समय V1/T1 बराबर, ख़त्म करते समय V2/T2। आप ध्यान दीजिए, आपने इसको ऐसे लिख लिया, V बराबर NR/P इंटू T। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ से समझ में आता है कि कल को अगर V और T के बीच में ग्राफ बनाओगे तो V और T के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, और ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक्सटेंड करने पर ओरिजिन से होके जाएगी, और उसका जो स्लोप है वो क्या होगा? NR/P। सही है। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। कोई ऐसा कंटेनर ले लिया जो एक्सपेंड कर सकता है, तो उसमें भरी हुई गैस को गर्म करोगे ना, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ में गैस एक्सपेंड भी करने लगेगी। अच्छा जी, चलिए और देखते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाओ। प्रेशर और वॉल्यूम देख लीजिए। शुरुआत करते समय वॉल्यूम है V1, प्रेशर P, फिर प्रेशर को फिक्स रखते हुए वॉल्यूम को V1 से बढ़ा के V2 पे ले आए, PV ग्राफ बन गया। गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, यस वो भी बना सकते हैं। देखो प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर T1 से बढ़ कर T2 हो गया। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मैंने 1-2 ग्राफ बनाए, अब मैं और बनाता हूँ। तीसरा ग्राफ और बनाना है, कौन सा ग्राफ? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है वो यहाँ से बनाओगे तो वही स्ट्रेट लाइन वाला, एक्सटेंड करने पर ओरिजिन से जाने वाला वो बनेगा। अभी बनाते हैं। तो अभी आप ज़रा क्लास को रोक के इसको एक बार पढ़ लीजिए, आगे देखते हैं फिर।